हैं टोटल 2 नंबर के हैं, तो इसका मतलब 1 नंबर का ही हो गया, 1 नंबर का ही हो गया। तो 1 नंबर वाला ही रीज़न बता दो बस, छोटा सा। A gas fills completely the vessel in which it is kept. सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर पास अरे वो पास आने का तो कॉम्पैक्ट नहीं वो ज़्यादा है रहता तो पूरे में स्प्रेड हो जाता है। बताओ ना, बता रहे थे, कंप्लीट तो करो। तो वैसे फोर्स नहीं होती तो सर नहीं करो, उनका डिस्टेंस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होती है, तो वो अच्छे से लाइक उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो लाइक कोई भी वेसल हो तो कितना भी बड़ा तो उसको कवर कर सकते हैं। और कुछ वो निखिल बोल रहा है उधर के मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, इसके लिए एक टर्म यूज़ करी जाती है, बहुत छोटी सी टर्म, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सुना है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में ना के बराबर होता है, लीस्ट होता है, ठीक है। और इसी वजह से यही एक रीज़न है कि अगर घर के एक कोने में खाना पक रहा है तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। घर के एक कोने में अगर हमने इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती जलाई है तो घर के पूरे मतलब सब जगह पूरे घर में आपको उसकी स्मेल जो है महसूस हो सकती है। तो आप इसका ए पार्ट का आंसर लिखेंगे, गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल in which it is kept because the intermolecular forces of attraction in gases are very less so its particles gets diffused throughout the vessel, मतलब पूरी वेसल के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। gets diffused throughout the vessel and fills it completely and fills it completely ये ए पार्ट का हुआ। अब जरा बी पार्ट देखिएगा। बी पार्ट में है we can easily move our hand in the air but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। रीजन बताइए। बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, वुड में बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एयर में ना के बराबर होता है, क्योंकि एयर भी क्या मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो एयर में बड़े आराम से हाथ को ऐसे घुमाया जा सकता है। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसको हम नॉर्मली नहीं घुमा सकते। उसके लिए फिर एक कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो कि उसको तोड़ दे, और तोड़ने के बाद फिर बीच में एयर बन जाती है तो उसमें से हाथ आर पार हो जाएगा। सॉलिड में से तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे भी रीज़न वही रहेगा, we can easily move our hand in the air because of very less intermolecular forces of attraction between air particles and find it impossible our hand
through a solid block of wood, move our hand through a solid block of wood. Because in solids intermolecular forces are the most. So to do this, we need a karate expert. उसको तोड़कर ही उसके आर पार हाथ को निकाला जा सकता है। ठीक है, और बताइए। समझ गए अनवी, निखिल, क्लियर है इतना? ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, आप ही लोग करेंगे अपने आप। A train starting from a railway station a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration and moving with uniform acceleration, attains a speed of 40 km/h. Attains a speed of 40 km/h in 10 minutes. In 10 minutes. Full stop. Find its acceleration. Find its acceleration. करिए जरा मुझसे। 4 मीटर। दिखाओ जरा कैसे करें। बाकी बच्चे करो भाई जरा, इसने तो गलत करा। बाकी 1 मिनट 10 मिनट 100। टिपिकल क्वेश्चन दे दिया मैंने आयुष, सोचना पड़ रहा है। वैल्यू गिवन वैल्यू क्या क्या लिखा है? गिवन वैल्यू इनिशियल वैल्यू फाइंड। प्रॉपर पेपर पर कर दो ढंग से, क्या जरा सी जगह कर रहे हो। ऑनलाइन वालों में से किसी का भी हो तो फोटो खींच के भेजना मेरे को फटाफट।
छोटी यूनिट होगी, हमारे पास दो टर्म्स होती है 5 और 18, 5 और 18। तो 5 और 18 में 5 ऊपर है, मतलब छोटी यूनिट, छोटा टर्म ऊपर है, तो 5 और 18 से मल्टीप्लाई करो, 40 को 5 और 18 से मल्टीप्लाई करो, सीधा सीधा आपका मीटर पर सेकंड में आ रहा है। कैसे करोगे? किलोमीटर पर आवर में प्रयास करने का करो। टाइम कितना लिया? हाँ? 25 मिनट। 40 किलोमीटर पर आवर, उसमें 40,000 को कर दिया। सर 1/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी बता। जैसे ही 40 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड। हमारे पास भी ऐसा ही है, मीटर पर सेकंड। हम कैसे कर सकते हैं? रिफ्लेक्शन में क्लियर आउट था। ये सर फ्रैक्शन में ये डिवाइड करके देखा तुमने 600 से हाँ जी ऑनलाइन। अच्छा ऑनलाइन एक बच्चा तो चला गया, एक ही। अनवी बताइए हुआ? नो सर। हमने बोला ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट कर रही है, इसका मतलब रेस्ट में ही है शुरुआत में। रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन स्टार्ट कर रही है वो रेस्ट में ही है, ऐसा तो नहीं रेलवे स्टेशन पर अंधाधुंध चल रही होगी पूरी फुल स्पीड, है ना? ऐसा तो नहीं, रेस्ट में ही है। अच्छा, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं कितना है। उसके बाद वो बोल रहे हैं अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है? 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको डिवाइड करके देखिए, 2 9 ज़ा 18 और 2 20 ज़ा। ये हमारे पास हो गया 100/9 मीटर पर सेकंड। 100/9 मीटर पर सेकंड। यही आ रहा है, वी आ गया हमारे पास। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि कितने मिनट में, कितने टाइम में। तो टाइम से रखा है 10 मिनट्स। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई। तो 10 × 60 कितना हो गया? 600 सेकंड्स। हमेशा ध्यान रखिए जब ये किलोमीटर पर आवर में या मिनट वगैरह में दे रखा हो तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करो, और जो स्पीड दे रखी है उसको मीटर पर सेकंड में करो, क्योंकि मीटर पर सेकंड ही ऐसा यूनिट होती है स्पीड की, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो क्या क्या है हमारे पास? u a v t। तो कौन सी इक्वेशन लगाओ? फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस t। ये कितना है? 100/9। u कितना है? 0 प्लस a इंटू टी कितना है? 600। ठीक है, तो 100/9
इज इक्वल टू ए इंटू 600। अब ये 2 0 से 2 0 कट गया और ये 6 आ गया डिनोमिनेटर में, तो ए इज इक्वल टू 1/9 इंटू 6। ए की वैल्यू आ गई 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या है कि या तो ऐसे ही छोड़ दो, नहीं तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे 54 से डिवाइड करेंगे किसको, 1 को। तो 54 0 सा 0 1, ठीक है। पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, पॉइंट लगाकर यहाँ भी 0 लगाओ क्योंकि 10 भी नहीं आता 54 के टेबल में। फिर 0 लगा दिया, नहीं सॉरी 0.0, फिर एक और 0 लगाया, तो ये हो गया हमारे पास 54 1 सा 54। 100 माइनस 54 कितना हो गया 46। फिर एक और 0 नीचे कॉपी करा हमने 460, तो 54 के टेबल में 460, तो 54 लगभग 50 के आसपास हो गया ना। सर, तो ये 59 सा तो 450 होगा, है ना। और मैं 8 से करूँगा, सही कह रहे हो, 8 से करूँगा। सही है। तो 54 को 8 से करा तो 8 4 सा 32, 3 कैरी 8 5 सा 40 और 3 43 432, ठीक है। तो ये हमने 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक कर लिया। ये 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वैल्यू है। देखने में कुछ गलत हुआ है क्या सूर्यांश, कुछ कैलकुलेशन में मुझे लग रहा है। 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बताओ कोई डाउट है? तो तुमने करा भी है सैम्पल पेपर पक्का? तो इसमें तो तुमने डाउट पूछा नहीं था इस वाले क्वेश्चन, और जब मैंने दिया तो तुम कर नहीं पा रहे हो। -1। अरे टाइम को सीधा मिनट में और उसको किलोमीटर पर हाथ में डालोगे तो यही आएगा। कौन सा बोल रहे हो, सेक्शन सी का? देखिए ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है, नोट करिए। 39 का ए पार्ट या बी पार्ट या दोनों पार्ट? ए पार्ट तो न्यूमेरिकल है, बी पार्ट कंसेप्चुअल है। एक पार्ट है नेहा swims in a 90 meter long pool swims in a 90 meter long pool. Full stop. She covers 180 meter in 1 minute. 90 मीटर एक लेंथ है ना? हाँ, she covers 180 meter in 1 minute. In 1 minute by swimming from one end to the by swimming from one end to the other and back along the same straight path and back along the same straight path. Full stop. Find the average speed and average velocity of Neha. सर एवरेज वेलोसिटी तो
होगी तुम्हारी भी श्वेता? आंसर शीट्स कितना है तुमको बताया नहीं? अच्छा कम रह गए मैथ्स में? मिले नहीं? अच्छा भाई प्रैक्टिस बढ़ाओ अपनी। तुम्हारे मैथ्स में कितने हुई आरुष? हाँ मिले। Why is the motion in a circle? Why is the motion in a circle at constant speed? Why is the motion in a circle at constant speed called accelerated motion? Called accelerated motion. 39 का बताओ भाई, ये पार्ट का पहले तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हो जाएगा 3। एवरेज स्पीड 3 हो जाएगी क्या? पक्का? यस सर। पक्का? यस सर। और वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर? सर मीटर पर सेकंड। अच्छा मीटर पर सेकंड, चलो ठीक है। एवरेज स्पीड निकला कि नहीं? नहीं 3 मीटर बस। लगे पड़े। हाँ भाई विधान, लिखिएगा एवरेज स्पीड is equal to total distance traveled upon total time taken। ये तो होता है एवरेज स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है भाई? उन्होंने बोला शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। तो 180 मीटर उसने ट्रैवल करा, मतलब 90 मीटर ऐसे ट्रैवल करा, 90 मीटर ऐसे करा, तो टोटल 180 मीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस दे रखा है 180 मीटर, और कितनी देर में आना जाना कर रही है वो? 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड्स। तो 180 मीटर अपॉन 60 सेकेंड, 0 से 0 कट गया, 6 3 80। तो एवरेज स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो बी पार्ट में पूछ रहे हैं कि आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ये था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। Average velocity is equal to तो उसने एक कॉर्नर से उसने स्विम करना शुरू करा, स्विम करते हुए दूसरे कॉर्नर तक पहुंची और फिर वापस आ गई पहले कॉर्नर पर। तो इसका मतलब क्या है? जहाँ से स्टार्ट करा घूम फिर कर वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और टोटल टाइम टेकन तो चलिए 1 मिनट है ही, उसको आपने बोल दिया 60 सेकेंड्स।
तो 0/60 b करेंगे तो भी 0 ही आएगा, तो एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बी पार्ट है, व्हाई इज द मोशन इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। बताएंगे? सर क्योंकि वो उसका डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं। बहुत बढ़िया। हम ये कहेंगे कि अगर किसी भी सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, वो इस पॉइंट पर होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, वो इस पॉइंट पर होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और इस पॉइंट पर होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है का मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, एक मिनट वेट करें। नहीं, दोबारा देख लेता हूँ, पूनम नहीं रहता है यहाँ पर, पूनम नहीं है, कोई भी दोबारा देख कर बता, पूछ लो। तो हम यहाँ पर कहेंगे व्हाई इज द मोशन इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड कॉल्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप ये कहिएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ direction of its velocity the direction of its velocity changes at every instant. The direction of its velocity changes at every instant. जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर बार बार चेंज होती है। दैट इज वेलोसिटी चेंजेस, व्हिच मींस इट इज एन accelerated motion, which means that it is an accelerated motion. वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन कहलाता है, इसका मतलब है कि इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और बताओ भाई। बताओ ना। सर 26 के 3 होगा। एक क्वेश्चन और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट है, स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉवर of height 200 meter height
meter, and at the same time another stone is projected vertically upwards and at the same time another stone is projected vertically upwards projected vertically upwards from the ground at a velocity of velocity of 20 meter per second. 20 meter per second, full stop. Calculate when and where the stones will meet. Calculate when and where the stones will meet. और इसमें इन्होंने दिया है कि वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्मॉल g की वैल्यू लेनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका सॉल्यूशन देखिए. अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉवर ऑफ हाइट 200 मीटर एंड एट द सेम टाइम फॉल फ्रॉम अ टॉवर ऑफ हाइट 200 मीटर. तो एक टॉवर है, उसकी हाइट दे रखी है 200 मीटर. एक टॉवर की हाइट दे रखी है 200 मीटर. पहली चीज़ तो ये. उसके बाद वो बोल रहे हैं कि वहाँ से एक स्टोन को गिरा दिया जाता है, ऊपर से नीचे एक स्टोन को फेंका जाता है. तो यहाँ से एक स्टोन को नीचे फेंका जाता है और एट द सेम टाइम यहाँ ग्राउंड से एक स्टोन को ऊपर फेंका जाता है. A stone is allowed to fall from a tower of height 200 meter and at the same time another stone is projected vertically upwards. Projected vertically upwards मतलब नीचे से ऊपर फेंका जाता है from the ground at a velocity of 20 meter per second. तो इसको तो ड्रॉप करा गया और इसको ऊपर फेंका गया 20 meter per second. Calculate when and where the stones will meet. Calculate when and where the stones will meet. तो हमें ये देखना है कि ये कब मिलेंगे, यानी कि कब का मतलब क्या, कितने टाइम बाद मिलेंगे. और दूसरा ये पूछ रहे हैं कि वो कहाँ मिलेंगे. कहाँ मिलेंगे मतलब आपको उनकी लोकेशन बतानी है. तो लोकेशन का मतलब आपने ये मान लिया ऐसे, ये जो हाइट है ना नीचे से ऊपर वाली, इसको मान लो x मीटर. तो ये जो ऊपर से नीचे वाली हाइट होगी ये कितनी हो जाएगी बोलो. x minus 200 माइनस एक्स. ये टोटल लेंथ 200 है, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 200 माइनस एक्स बचेगा. ठीक है. तो इस पॉइंट को बोल दीजिए, ये जो बीच का पॉइंट है इसको बोल दीजिए पॉइंट P. और लिखिएगा let both the stones will meet at point P. यहाँ पर लिखिएगा let both the stones meet at point P. ब्रैकेट में लिखिएगा which is x meter from the ground.
इज x मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड से x मीटर की ऊंचाई पर है, ये हमने मान लिया। अच्छा अब क्या करना है आपको कि आप ऊपर वाले स्टोन की बात करेंगे, तो इसको बोल दिया मैंने फर्स्ट स्टोन, और इसको हमने बोल दिया सेकंड स्टोन। तो जब हम फर्स्ट स्टोन की बात करेंगे तो स्टोन इज ड्रॉप्ड अलाउड टू फॉल। अलाउड टू फॉल मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा प्लस जी, जिसको हम 9.8 बोल देते हैं, दे रखा है 9.8। जब ऊपर से चीज नीचे गिरती है तो जी को पॉजिटिव का ही लिया जाता है, प्लस का 9.8 लिया जाता है। अच्छा हाइट कितना है, एस कितना है, वो है यहाँ से यहाँ तक का 200 माइनस एक्स, 200 माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या है कि एक बंदे ने स्टोन को ऊपर से नीचे फेंक दिया और दूसरे बंदे ने ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया, और दूसरे बंदे ने उसी टाइम पर एट द सेम टाइम एक दूसरे स्टोन को नीचे से ऊपर फेंका, ठीक है। और आप दूर खड़े हुए ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप तो अपनी घड़ी में टाइम देख रहे हो ना, आप कहोगे कि अच्छा 1 2 3 4 5, अच्छा 5 सेकंड के बाद में दोनों स्टोन्स मिले। इसका मतलब क्या है कि 5 सेकंड तक वो भी यहाँ से यहाँ तक उसने 5 सेकंड का टाइम लिया, ऊपर से यहाँ इस पॉइंट तक आने में, और नीचे से इस पॉइंट तक आने में भी उसने 5 सेकंड का टाइम लिया, यानी कि दोनों का टाइम तो सेम होगा, 5 सेकंड लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर 5 सेकंड बोल रहा हूँ। तो हमने ये कहा कि दोनों का टाइम सेम होने वाला है, तो टी कितना हो गया, टी को मैंने टी ही मान लिया, ठीक है। टी इज इक्वल टू टी, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया सेम। अब एस यू ए टी, इसका मतलब कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। by second equation of motion s is equal to ut plus half at square, बोलो भाई, ठीक है, ठीक है। अच्छा और s कितना है 200 माइनस एक्स, 200 माइनस एक्स इज इक्वल टू u कितना है 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए मुझे नहीं पता कितना है, और इसी तरह से टी भी हमको नहीं पता, टी को हमने टी स्क्वायर ही मान लिया। तो ये मेरे पास हो गया बेटा 200 माइनस एक्स इज इक्वल टू देखिएगा। अच्छा ए की वैल्यू कितनी थी 9.8, 200 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, और 2 4.9 था, तो ये मेरे पास हो गया 200 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, इतना कर दिया, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट स्टोन की बात हुई, अब सेकंड स्टोन की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेकंड स्टोन, सेकंड स्टोन। अब सेकंड स्टोन में देखिएगा क्या करेंगे, सेकंड स्टोन के केस में हम क्या कर रहे हैं कि हमने इसको दूसरे वाले स्टोन को नीचे से ऊपर फेंका, तो जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी दे रखी है कितनी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यू दे रखा है हमको 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। उसके बाद जो ए है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस जी, यानी कि माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एस यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, वो इस पॉइंट तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एक्स मीटर, तो एस कितना हो जाएगा एक्स मीटर, और टाइम दोनों ही पत्थरों को टाइम सेम लगेगा टी सेकेंड्स, तो इसको भी टाइम कितना लगा, टी ही लगा। तो यहाँ पर भी सेकंड आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, तो भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस स्क्वायर कितना है एक्स इक्वल टू यू कितना 20, टी कितना टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बता दो, ये जो हाफ ए टी स्क्वायर है यही तो 4.9 टी स्क्वायर आया है हाफ ए टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है 200 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो प्लस का 200 माइनस एक्स लिखा जा सकता है हाफ ए टी स्क्वायर को। अच्छा, और इसके अलावा आप ये देखिए, अब ये हमारा x की टर्म्स में आ गया। ठीक है, अब t की वैल्यू किस तरह से निकालूं? यार ये जो है मैं x की वैल्यू निकालूंगा इस तरह से। एक काम करिए, इसको 4.9 टी स्क्वायर ही बोलो। अभी 4.9 टी स्क्वायर ही बोलिए। क्या है कि टी और एक्स दोनों वेरिएबल आ रहे थे और मेरे को एलिमिनेट करना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने उसको ऐसे ही 4.9 टी स्क्वायर बोला। तो यहाँ से ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ से x की वैल्यू इतनी आई है, यहाँ से भी तो x की वैल्यू निकाली जा सकती है। माइनस एक्स को इधर ले आओ और 4.9 टी स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 4.9 टी स्क्वायर, 200 माइनस 4.9 टी स्क्वायर, माइनस एक्स को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का एक्स। तो x की वैल्यू ये हम इक्वेशन 1 से निकाल चुके हैं। तो आप ये कहिएगा कि इक्वेट 1 and 2। वो पूछ रहे हैं व्हेन एंड वेयर। व्हेन मतलब कब मतलब टाइम भी निकालना है, वेयर मतलब पोजीशन, x भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। तो इक्वेशन 1 भी x इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन 2 भी x इज इक्वल टू दिस, तो दोनों को इक्वेट करा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 200 माइनस 4.9 टी स्क्वायर, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 20 टी प्लस 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करिए, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ। माइनस 4.9 टी स्क्वायर माइनस 4.9 टी स्क्वायर माइनस 20 टी और प्लस 200 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हुआ। हेलो, हाँ जी, बस अभी भेज रहा हूँ, मेरी पहली क्लास खत्म हो गई, बस अभी भेज रहा हूँ, ग्रुप पर ही डाल रहा हूँ। देखिएगा, अब यहाँ पर माइनस 4.9 और माइनस 4.9 कितना हो जाएगा, माइनस का 9.8 टी स्क्वायर माइनस का 20 टी और प्लस 200 इज इक्वल टू 0। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मैं इसमें से -2 कॉमन ले सकता हूँ। -2 कॉमन ले लिया, ये क्या बचा 4.9 टी स्क्वायर, ये क्या बचा प्लस का 10 टी और ये क्या बचा माइनस का 10 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आप इसको 4.9 टी स्क्वायर -2 को उधर ले जाओ, 4.9 टी स्क्वायर प्लस 10 टी माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 4.9 को 100 से मल्टीप्लाई करो और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व करना। ये कोई दुश्मनी निकालने के लिए क्वेश्चन दिया गया था, स्कूल में पेपर में आया ये सवाल है। 9th क्लास के बच्चे करेंगे इसको। हाँ, तो गुड इवनिंग। यहाँ से 4.9 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग करोगे, करके देखना। नहीं होगा तो मैं आगे इसको कल बताऊंगा। ठीक है, और जो आगे के जो दोनों है ना वो भी काफ़ी डिफिकल्ट है। चलिए जी, कोई नहीं, हाँ मैं चेक करके बताता हूँ, कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा, बल्कि कल का मैं ऑफर दूँगा। ठीक है।